हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल क्लास। और मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को स्किप मत करना। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीए बीएससी फाइनल ईयर यानी कि 5th सेमेस्टर की प्रैक्टिकल क्लासेज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आज से शुरू करने वाले हैं बीए बीएससी 5th सेमेस्टर की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल विषय से संबंधित क्लासेज, जिसमें हम संपूर्ण फाइल का आपको यहाँ पे अवलोकन करवाएंगे। प्रत्येक चीज़ को एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। किस प्रकार कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे पीपीटी मोड में मिल जाएगी। और जो क्वेश्चन है जिनमें हम मैथमेटिक तरीके से या फिर जो प्रक्षेप है कि वो कैसे बनाए जाते हैं, मापनी कैसे बनाई जाती है, सभी का हम यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से या विशेष रूप से यहाँ पे अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार अपनी फाइल तैयार होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल विषय की एक महत्वपूर्ण कड़ी, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आपको फाइल कैसे शुरू करनी है। और साथ ही साथ हम आज आपको तैयार करवाएंगे पहली 2 सीट। ठीक है, प्रत्येक क्लास में हम आपके लिए 1 या 2 सीट तैयार करेंगे और कुल मिलाकर अपने लगभग 40 के आसपास टोटल टॉपिक है, तो सभी को हम कवर करेंगे। तो आज से ही जुड़ जाना 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी बीए बीएससी के, और हम एक एक करके रोज अपनी प्रैक्टिकल की सीट तैयार करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट है अपनी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बीए बीएससी और सेमेस्टर 5th के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको लिखना नहीं है, लिखना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पेज में सबसे ऊपर अपने कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पिंक सिटी गर्ल्स कॉलेज झोटवाड़ा जयपुर। अपना नाम लिख देना है, XYZ जो भी आपका नाम है, नाम लिख देना है। ठीक है, नीचे लिखना है क्लास BA 3rd सेमेस्टर 5th। ठीक है, BA 3rd और सेमेस्टर 5th लिख देना है। सब्जेक्ट आपको लिखना है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। ठीक है, और नीचे अपने रोल नंबर लिख देने हैं। ये काम आपको कर देना है। आगे क्या करना है, आपको एक पेज इंडेक्स का डाल देना है। ठीक है, इंडेक्स हम लास्ट में फिल करेंगे और शुरू में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहला अपना काम है, अपने जो सिलेबस में दिया गया है प्रक्षेप, कि प्रक्षेप या प्रोजेक्शन क्या होते हैं उसके बारे में समझाना है और कुछ डेफिनेशन हमें देनी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप, हाँ। अब देखिए प्रक्षेप क्या होते हैं। देखिए, प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ किसी पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े या पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखलाना होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश या अन्य जो उपकरण है उसकी सहायता से दीवार या कपड़े पर या पर्दे पर प्रदर्शित करने की कला ही क्या कहलाती है, प्रक्षेप कहलाती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, यानी कि कागज के ऊपर कोई फिल्म बनी हुई है या कोई डायग्राम अंकित है, उसको हम किस प्रकार दीवार पर, कपड़े पर या पर्दे पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है या माध्यम है वो क्या है, प्रकाश। प्रकाश के माध्यम से या प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। किसको, यानी कि कोई भी फिल्म है उसको हम पर्दे पर, कागज पर या दीवार पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, प्रक्षेप की परिभाषाएं यानी कि कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि प्रक्षेप होता क्या है। तो कुछ विद्वान क्या करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण विद्वान है JS स्टीयर्स। आपको लिखना है JS स्टीयर्स और ध्यान रखना ब्लैक पेन से सारा काम करना है और इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, सेम आपको कॉपी कर लेनी है। देखिए, JS स्टीयर्स क्या बोलते हैं, मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज, यहाँ पर सपाट कागज पर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। देखिए, JS स्टीयर्स क्या बोलते हैं, प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट, ठीक है, ये नहीं है, यहाँ पे सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। ये JS स्टीयर्स की डेफिनेशन है, इसको आप मेंशन कर लेना कि प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। किसके अकॉर्डिंग, JS स्टीयर्स के अकॉर्डिंग।
फिर आपको आगे लिखना है इरविन रेंज के अनुसार। इरविन रेंज महोदय क्या बताते हैं, अक्षांश वर्तों तथा यामोत्रों का कोई व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जा सकता है। देखिए इरविन रेंज महोदय क्या बोलते हैं, अक्षांश वृत्तों तथा यामोत्रों का कोई व्यवस्थित क्रम, यानी कि अक्षांश और जो यामोत्तर रिलायंस होती है उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, सेटलमेंट होता है, यानी कि एक सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित करने की कला जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जा सकता है। किसके अनुसार, इरविन रेंज के अनुसार। नेक्स्ट है बी गॉट के अनुसार। बी गॉट महोदय क्या बताते हैं, ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की कला ही मानचित्र प्रक्षेप की विधि को ही मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, देखिए ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को ही मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, मेंशन इसमें यहाँ करना था वो मैंने आपको पहले करवा दिया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली। देखिए एक चीज और, एक मिनट, तो ये तो हो गई आपकी शीट नंबर 1। ठीक है, आपकी जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें आपको इसको मेंशन करना है। ठीक है, अब आपकी शीट नंबर 2, प्रक्षेपों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन क्या है कि ये जो प्रक्षेप बनाते हैं इनका महत्व क्या होता है, तो एक एक करके हम इनके महत्व की चर्चा कर लेते हैं। देखिए ग्लोब पर पृथ्वी के समस्त भाग को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सीधी सी बात है, ग्लोब के ऊपर अपनी जो अर्थ है उस अर्थ से, यानी कि ग्लोब के माध्यम से हम क्या करते हैं, पृथ्वी को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो क्या पृथ्वी को देख सकते हैं, नहीं ना। हम नज़र फैलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी को नहीं देख सकते। ठीक है, ग्लोब पर स्थानों के बीच की दूरियों या दूरियां मापना कठिन होता है। ग्लोब के ऊपर हम देखते हैं तो अपने ग्लोब है उसमें दूरियों को मापना बहुत हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पास पास होता है, संपूर्ण पृथ्वी को उसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रक्षेपों का उपयोग करते हैं। और प्रक्षेप किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर जो क्षेत्र है, लैंड एरिया है, उसके लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोब को कागज पर बने मानचित्रों की तरह मोड़कर रखना या पुस्तक आदि में देना संभव नहीं है। यानी कि ग्लोब को कागज पर बने मानचित्र, देखिए हम कोई भी पेपर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए अपना एक ग्लोब है और उस ग्लोब को किसी पेपर में नहीं रख सकते, लेकिन हमने क्या किया, इस पेपर पर क्या कर दिया, मानचित्र बना दिया, या अपना जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन बना दिया। तो उस प्रोजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, अपनी किताब में रख सकते हैं, या ऐसे लिपेट सकते हैं, समेट सकते हैं, या कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं। तो इस नज़रिए से भी प्रक्षेप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के छोटे छोटे भागों को पृथक पृथक ग्लोब पृथ्वी के छोटे छोटे भागों के पृथक पृथक ग्लोब नहीं बनाए जा सकते। ये भी जानते हो, ऐसे तो नहीं कि हम जैसे कि भारत का ग्लोब अलग बना दें, एशिया का अलग बना दे, यूरोप का अलग बना दे, अफ्रीका का अलग बना दे। तो ऐसे अलग अलग भागों का, या फिर एक छोटे प्रायद्वीपीय भारत का ग्लोब बना दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए प्रक्षेपों का उपयोग किया जाता है। यदि हम पृथ्वी के किसी एक छोटे भाग को वृहत मापनी पर प्रदर्शित करना चाहे तो हमें ग्लोब के आकार में उतनी वृद्धि करनी पड़ेगी जो उसका प्रयोग ही असंभव हो जाएगा। अगर हम मापनी बड़ी लेते हैं, बड़ी मापनी के आधार पर ग्लोब का निर्माण करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मापनी का जैसे जैसे आकार बढ़ता है उसी के अनुपात में हमें ग्लोब का आकार भी बढ़ाना होगा। और ग्लोब का आकार हम मापनी के आधार पर, या मापनी का बढ़ता हुआ जो आकार है उसके आधार पर हम ग्लोब का जो आकार है उसको नहीं बढ़ा सकते। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि ग्लोब की तुलना में प्रक्षेपों का महत्व अधिक है। नेक्स्ट है, मानचित्रों की तुलना में ग्लोब के रखरखाव व उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में अधिक कठिनाई होती है। हम मानचित्रों को तो आसानी से फोल्ड कर या फिर अपने बैग में रख के, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, एक मानचित्र मैंने दे दिया, आपने क्या किया, उसको लपेटा और अपने पॉकेट में डाल लिया। अब मैं बोलूँ कि ग्लोब को लेके चलना है, तो क्या आप उसको समेट के अपने पॉकेट में डाल लोगे? हाँ,
नहीं ना। तो वही बात है कि अपने पॉकेट में आप इसको नहीं डाल सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके जो प्रक्षेप हैं या जो आपके आरेख है, यूँ कह सकते हैं, जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल आसान होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली 2 सीट की, अगली क्लास में हम बात करेंगे 3rd और 4th सीट की। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पहले देख लिए, अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अपनी जो फाइल है, ड्राइंग शीट है, उसमें आसानी से आप इसको फिल कर लीजिए। ये देख सकते हो आप, पूरा आपके सामने है। तो मैंने 2 सीट यहाँ पर पूरी कंप्लीट करवा दी है। पहला तो कौन सा, पहले पेज में तो 3 सीट हो चुकी है। पहले में तो आपको नाम वगैरह लिखना है, और सबसे जो पहली जो सीट बनेगी उसमें आपको प्रोजेक्शन लिखना है, यानी कि इनका अर्थ बताना है और उसकी डेफिनेशन दे देनी है, ठीक है। एक सीट तो ये हो गई आपकी कंप्लीट, और दूसरी जो सीट है उसमें आपको प्रदर्शित करना है प्रक्षेपों का महत्व। तो प्रक्षेप क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हो गई सीट नंबर 1, और ये सीट नंबर 2 कौन सी हो गई, प्रक्षेपों का महत्व। तो आप चाहो तो इस सीट को आपका जो पेज नंबर फर्स्ट है उसके पीछे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे पेज में बना लेना। क्यों? क्योंकि ये प्रक्षेपों का जो महत्व है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सीधा आपके सामने जैसे ही पेज आप ओपन करोगे तो सामने आ जाएगा, तो इसलिए आपको समझने में, याद करने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी या हमारे द्वारा ये बताई गई फाइल की 2 सीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपने फाइल की ये दोनों सीट तैयार कर ली या नहीं की। धन्यवाद।